हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास हमने 10 क्वेश्चंस कर लिए हैं ऑलरेडी इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन के। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, एक्सप्लेन इन्वेस्टर्स ग्रीवियंसेस कंसर्निंग स्टॉक एक्सचेंज डीलिंग एंड देयर रिमूवल्स। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड टॉक अबाउट जो इन्वेस्टर के ग्रीवियंसेस है, जो प्रॉब्लम्स है जो उन्होंने फेस करा है कंसर्निंग व्हाट रिलेटेड टू स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो उस चीज को लेके हम लोग क्या कर सकते हैं और कैसे उसको रिमूव कर सकते हैं। तो मेजर इन्वेस्टर्स आर मिसलीडिंग इन डिफरेंट मैनर्स इन शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो होते हैं, वेदर से ब्रोकर हो या फिर मिडिलमैन हो या फिर कोई भी लोग हो, जो लोग ये मिसलीड करप्ट प्रैक्टिसेस करते हैं, उन लोग से बहुत ज्यादा मिसलीड होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली द इन्वेस्टर्स शुड अपील टू सेबी, द जो हेड है, टू बी रिलीव्ड ऑफ एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू शेयर्स। ठीक है, शेयर्स रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगा तो सेबी के पास जाएंगे, सेबी के पास जाके बोलेंगे कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, सो दैट वी कैन सीक रिड्रेसल। ओके, की ग्रीवियंस कंसर्निंग स्टॉक एक्सचेंज डीलिंग एंड द रिमूवल्स आर एज फॉलोज। क्या क्या है? करप्ट प्रैक्टिसेस। ऑब्वियसली कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे करप्ट प्रैक्टिसेस नहीं होता है, बट स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में बहुत ज्यादा होता है, शेयर मार्केट में। ओके, सो करप्ट प्रैक्टिसेस में क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस आर ऑब्जर्व्ड इन द फंक्शंस ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। इंडिया में जो स्टॉक एक्सचेंज है उसके अंदर जो शेयर मार्केट रिलेटेड जितना भी स्टफ है उसमें करप्ट प्रैक्टिसेस भरे हुए हैं। ब्रोकर हो, सब ब्रोकर हो, ठीक है, ये लोग क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होता है कंपनीज का, तो उन लोग को भी इन्वॉल्व कर देता है ये करप्ट प्रैक्टिसेस में। जैसे कि शेयर स्कैम हुआ था किसका, हर्षद मेहता का। जिन्होंने नहीं देखा है, गो वॉच मूवी, वॉच दैट सीरीज, इट इज अ वेरी गुड सीरीज, आप लोगों को समझ आ जाएगा कि क्या है। ओके, तो एग्जाम्पल ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस इज डेलिबरेटली प्रेजेंटिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन टू इन्वेस्टर्स। ठीक है, बहुत बारी ऐसा होता है ना कि हम लोग फॉल्स इन्फॉर्मेशन देते हैं इन्वेस्टर्स को कि इसका प्राइस बढ़ने वाला है, बट उन शेयर्स को बेच के उसको गिरा देना और ऐसे करके, मतलब देर आर वेरी डिफरेंट वेज जिसमें आप शेयर्स के साथ खेल सकते हो, करप्ट प्रैक्टिसेस कर सकते हो, बहुत इन्वेस्टर्स को मिसलीड कर सकते हो और उनका लॉस हो जाता है, बट ब्रोकर और सब ब्रोकर्स का प्रॉफिट होता है। ठीक है, डिले इन ट्रांसमिशन ऑफ शेयर सर्टिफिकेट्स। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत धीरे 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 ये लोग क्या करते हैं, जो हमारा शेयर सर्टिफिकेट है वो बहुत धीरे भेजते हैं। जब तक भेजते हैं वो मतलब देखा जाता है कि सारा जो स्टिपुलेटेड टाइम होता है हमारा 70 डेज के लिए, वो क्रॉस करता था पहले। ठीक है, तो अभी सेबी ने ये बोल दिया है कि शेयर सर्टिफिकेट विद इन 70 डेज आपको मिल जाना चाहिए, एंड दे आर नॉट एंजॉइंग द एडवांटेजेस ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, क्योंकि वो लोग जो हैं वो लोग इन्वेस्टमेंट एंजॉय नहीं कर पा रहे, क्योंकि अगर शेयर सर्टिफिकेट आने में इतना टाइम लगेगा तो उस पर प्रॉफिट्स आपको मिलेंगे नहीं तब तक, जब तक आपके नाम पे नहीं हो जाता शेयर। डिले रिफंड ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी। अब आपने शेयर बुक कर दिया, ठीक है, एप्लीकेशन मनी दे दिया, लेते वक्त उन लोग ने जल्दी से ले लिया, बट व्हेन इट कम्स टू रिफंड थिंग, तो रिफंड वो लोग बहुत धीरे धीरे करते हैं। ठीक है, तो मेजर टाइम्स ऑल द शेयर्स आर नॉट अवेलेबल एज पर डिमांड। ऑब्वियस बात है, तो व्हेन एप्लीकेशंस आर मेड बाय द इन्वेस्टर्स फॉर द न्यू शेयर्स, देन एक्सेस एप्लीकेशन मनी हैज टू बी रिफंडेड। ठीक है, जब मेरे को करना था 10,000 शेयर्स आए हैं एप्लीकेशन 12,000 शेयर्स के, तो 2,000 शेयर्स आई नीड टू रिफंड। ठीक है, मेरे को तो वापस दे देना ना इमीडिएटली। बट रियलिटी में क्या होता है कि रियलिटी में ये ऑब्जर्व किया जाता है कि डेलिबरेटली कंपनीज जो होते हैं वो डिले करते हैं उन चीजों को वापस लौटाने में। लेकिन अगर देखा जाए तो ये बिजनेस के टर्म्स में या फिर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही अनलॉफुल है, मतलब दिस इज नॉट राइट। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन मनी का कॉन्स्पिरेसी चलता रहता है ब्रोकर्स में और इन्वेस्ट, मतलब वो लोग उस पैसे को यूज करके तब तक कमा लेते हैं और फिर उसके बाद धीरे धीरे उसको देते हैं। रिमूवल कैसे कर सकते हैं? रिमूवल इज द कंपनी विल बी फाइंड एन अमाउंट ऑफ ₹5,000 एंड द कोर्ट माइट सेंटेंस टू 1 year ऑफ इम्प्रिजमेंट। ठीक है, तो अब क्या है ना कि अब अगर 6 महीने से ज्यादा आप डिले करे तो भाई आप सोच लो कि आपको जेल जाना और 5,000 रुपए भी देना है। डिसऑनेस्ट स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन भाई कि हाँ भाई इसका दाम बढ़ने वाला है, इसका दाम बढ़ने वाला है, मतलब ये जो प्रेडिक्शंस है ना, ये लोग इतना ज्यादा कर देते हैं और कितना गलत तरीके से करते हैं कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो लोग नए होते हैं या जिनको ये चीज नहीं आता है, वो लोग बहुत ज्यादा फेस करते हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम होता है, जिस चीज की वजह से दिस इज नॉट राइट एंड दिस नीड्स टू बी चेक्ड। ओके, सो बेसिकली
Lawful speculation paves way for economic development, but dishonest speculation by stockbroker, which is very often in India share market, creates the financial disturbance and investors are suffered. ठीक है, तो ये चीज जो है स्पेकुलेशन करना, आगे इतना बढ़ने वाला नहीं बढ़ने वाला है, ब्रोकर के वजह से इन्वेस्टर्स को प्रॉब्लम होता है. तो इसको कैसे हटा सकते हैं? ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारा वो बहुत ही एक्टिव है अभी. ठीक है, इन 1992 कैपिटल इशू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो निकला था, जिसमें सेबी बोला था कि मतलब सेबी को लाया गया था 12 जून से, और वो ही है जो डिसऑनेस्ट स्पेकुलेशंस को कंट्रोल करता है. मतलब वी एवरी टाइम सी ना कि क्या शेयर का प्राइस चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या है क्या नहीं है. अगर कोई स्पेकुलेट करता है गलत तरीके से, फिर अगर वो पकड़ाता है तो सेबी विल बी टेकिंग स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दैट पर्सन. स्लो वर्क क्या है? स्लो वर्क हो गई, इंडियन शेयर मार्केट जो है वो बहुत धीरे धीरे करता है. पहले रजिस्टर करो सिक्योरिटीज का, मतलब एक कंपनी का सिक्योरिटीज का, उसके बाद फिर धीरे धीरे मतलब बहुत सारा काम जो होता है वो इतने टाइम में खत्म हो जाना होता है, लेकिन वो उतने टाइम में खत्म नहीं होता, वो बहुत लंबा टाइम खींचता है. तो ये सब चीज है जो चीज को चेक करना पड़ेगा. रिमूवल कैसे हो सकता है? सेबी एडिक्वेट स्टेप्स लेता है जिसमें उसको अगर रिजेक्ट करना है तो वो रिजेक्ट कर देगा, अगर उसको रखना है तो रख सकता है. और वो जो डिसऑनेस्ट ब्रोकर्स हैं उन लोग को भी स्टॉप कर सकता है फ्रॉम डूइंग दीज एक्टिविटीज, उन लोग को निकाल भी सकता है. ठीक है, इन्वेस्टमेंट ऑफ रिच कम्युनिटी. ठीक है, रिच कम्युनिटी जो होता है मतलब उनके पास पैसे तो बहुत ज्यादा होते हैं. ठीक है, तो शेयर का भी सबसे ज्यादा मैक्सिमम वो लोग उठा सकते हैं. तो मिडिल क्लास कम्युनिटी के बहुत ज्यादा क्या बोल सकते हैं हम लोग, इंटरेस्टेड नहीं हो पाता है क्योंकि उनके पास पैसे कम रहते हैं. देन रिस्ट्रिक्टेड एडमिशन इन स्टॉक एक्सचेंज. अब क्या होता है ना कि एक्सेप्ट स्टॉक ब्रोकर इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अदर्स टू सेल एंड परचेज शेयर्स. ठीक है, तो stock brokers take unnecessary benefits of this system. As a result, the investors are cheated many times. ठीक है, बहुत बारी आप बोल सकते हो कि ब्रोकरेज के लिए लेके अभी तो फिक्स हो गया, लेकिन बहुत लोग ऊपर नीचे भी लेते हैं. बहुत लोग मतलब बोलते हैं कि हाँ इसका प्राइस जाएगा, इसका प्राइस नहीं जाएगा, कि ताकि एक पार्टी का फायदा हो जाए, दूसरा पार्टी का नुकसान हो जाए. तो सेबी एज अ वॉच डॉग वहां पे रेगुलेट करता है सारा फंक्शन, जो बहुत अच्छे से सीरियसली देखता है ताकि कोई भी इन्वेस्टर्स वहां पे उनके साथ गलत ना हो. नेक्स्ट इज डिक्लाइनिंग रेट ऑफ डिवाइडिंग और इंटरेस्ट, that will be dividend. okay, declining the rate of dividend और interest. तो rate of dividend जो है शेयर का वो डिक्लाइन होते जा रहा है डे बाय डे, क्योंकि मतलब बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो अब इन्वेस्टमेंट से ना कॉन्फिडेंस लीव करते जा रहे हैं कि भाई ऐसे होगा तो कैसे चलेगा, धीरे धीरे करके सब कुछ तो कम होते जा रहे हैं. ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो एक पॉलिसी निकाले जिसमें एक इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करेगा, एंड वो कंपनीज दे आर बाउंड कि उन लोग को इतना तो अनाउंस करना ही पड़ेगा फॉर देयर शेयर होल्डर्स, ताकि उन लोग को भी जस्टिस मिले. ठीक है, तो ये चीज जो हुआ था दैट वाज बिकॉज ऑफ द नेशनल कमीशन एज पर सेक्शन 12 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन तो हम लोग सबको ही पता है कि हो रहा है, तो ये कौन कंट्रोल करता है? दैट इज ऑलरेडी रिलेटेड टू आरबीआई, जो हमारा मेन बैंक है, सेंट्रल बैंक जिसको हम लोग बोलते हैं, और वो अपना क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी के वजह से क्या करता है, वो चीज को हटाता है. अब इन्फ्लेशन क्या है? एक्सेस मनी जब इंसान के हाथ में आ जाता है तो इन्फ्लेशन होता है. ठीक है, तो इस चीज को हटाने के लिए क्या करता है कि मतलब तब स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा ग्रो करता है, लेकिन आरबीआई इस चीज को कंट्रोल करता है कि किसी भी चीज का प्राइस का दाम बहुत नहीं बढ़ जाना चाहिए, किसी भी इंसान के पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं आना चाहिए. एक मेंटेनेंस होता है, एक इक्वालिटी होता है जो उन लोगों को देखना पड़ता है. Now, what are the constitutions of SEBI? SEBI को क्या क्या constitute करता है, कौन कौन है SEBI में? ठीक है, the Security and Exchange Board of India, the Security and Exchange Board of India, that is SEBI, is the regulator for the security market in India. ठीक है, ये कौन है? ये regulator है security market का. It was established in the year 1988. ये कब हुआ था? Established 1988 में हुआ था, और इसके पास statutory powers थे. Statutory powers are the legal powers जो वो use कर सकते हैं. कब उनको मिला था ये? 12th April 1992 through the SEBI Act, Section 4 of SEBI Act 1992.
ओके तो ये सब चीज क्या है इसमें, मतलब कौन कौन 6 मेंबर कंप्राइज करते हैं। 6 मेंबर कौन है? द चेयरमैन ऑब्वियसली, ऑफिसर्स ऑफ फाइनेंस एंड लीगल डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो जो ऑफिसर है ये कहाँ का? फाइनेंस का, पैसे को देखेगा, एज वेल एज लीगल चीजों को भी देखेगा कि इस चीज को कहाँ यूटिलाइज करना है, कैसे यूटिलाइज करना है, क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ये सब। नेक्स्ट इज एक्सपर्ट इन प्रोफेशनल एंड सिक्योरिटीज मैटर्स। ऑब्वियसली कोई भी एक सेकंड या थर्ड पर्सन तो नहीं बैठ सकता, द पर्सन शुड बी एक्सपर्ट इन दैट, ताकि वो समझ पाए कि क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, कैसे ये गलत हो सकता है, कैसे ये सही हो सकता है। he or she should be having a full in-depth knowledge about the matter. The members of RBI के मेंबर होते हैं, except RBI member, the remaining 5 members are appointed by the central government. Members have to work under the control of the central government as per the government rules. The government can sack any member at any time if any default is found with him. ठीक है, तो RBI के तो मेंबर्स होते हैं, आरबीआई के मेंबर को छोड़ के भी 5 मेंबर को ना अपॉइंट किया जाता है, और ये कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट ही करता है। ठीक है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट करता है उनके पास ये चीज है कि वो कभी भी निकाल सकते हैं, अगर हमको लगे कि वो डिफॉल्ट करे या फिर कुछ गलत करे, कुछ भी हो तो वो निकाल सकते हैं एनी टाइम। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डू यू मीन बाय इनसाइडर ट्रेडिंग और प्राइस रिगिंग। ठीक है, तो इनसाइडर ट्रेडिंग और प्राइस रिगिंग के बारे में हम लोग ऊपर पढ़े थे, अभी यहाँ पे पढ़ेंगे कि वो दोनों का मतलब क्या है। इनसाइडर ट्रेडिंग मीन्स सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज बाय पर्सन हु होल्ड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी ड्यू टू देयर पोजीशन इन द कंपनी। ठीक है, एक कंपनी के अंदर जो बंदे रहते हैं, जो काम करते हैं, ठीक है, तो वो तो इनसाइडर हो गए कंपनी के। ठीक है, अब वो अगर ट्रेड करेंगे तो दे नो ना कि शेयर का प्राइस ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है, क्या सिनेरियो है। ठीक है, तो सिक्योरिटीज इंक्लूड शेयर, डिबेंचर्स और डेरिवेटिव्स लाइक ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स। ठीक है, ये सब होता है, सब ऑप्शन प्लान, फ्यूचर प्लान, ये सब है। लाइक बहुत इन डेप्थ नॉलेज चाहिए देन शेयर मार्केट के कोर्स एक बार देख लो, वो सब भी बहुत अच्छे हैं। देन इट्स लाइक इट हैज अ गुड स्कोप एज वेल। तो इन जिनको शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बहुत घुस के नहीं पढ़ना है, नॉर्मली समझने के लिए, लाइक टू गेट अ बेसिक आइडिया कर लो। पीपल इन्वॉल्व्ड इन इनसाइडर ट्रेडिंग मे बी एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी और डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। कोई भी हो सकता है ना, वो छोटा एम्प्लॉय हो चाहे बड़ा हो, उसको तो सब कुछ पता है ना कंपनी के बारे में, उनको इनसाइड नॉलेज है कंपनी के बारे में, दे हैव ऑल द इंफॉर्मेशन जो जरूरी हो। तो जो इंटरेस्ट होता है ना वो बहुत ही कॉमन रहता है। ओके, तो इनफैक्ट सेबी जो है वो प्रोहिबिट करता है इनसाइडर ट्रेडिंग को, क्योंकि उनको पता है कि शेयर का प्राइस बढ़ेगा, कम होगा या क्या होगा, तो इसीलिए ताकि मतलब वो रेगुलेशन 1922 वो मेड टू कर्ब एंड प्रिवेंट इनसाइडर ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज। ठीक है, तो सिक्योरिटीज में आप इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं हो सकता है, तो रेगुलेशन वाज अमेंडेड इन 2002 टू मेक सम चेंजेस। कुछ चेंजेस था जो करा गया है। प्राइस रिगिंग मीन्स आर्टिफिशियल मैनिपुलेशन ऑफ प्राइस। ठीक है, आर्टिफिशियल मैनिपुलेशन मतलब यहाँ होता नहीं है बट ये लोग करता है। प्राइसेस ऑफ सिक्योरिटी मार्केट आर नॉट ऑलवेज डिटरमाइंड बाय फोकस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। बहुत बार ऐसा होता है डिमांड एंड सप्लाई ही रीजन नहीं होता है कि उसको चेंज करे। इट हैपेंस in perfectly competitive market. Instead, in stock market, it is often found that they are cartels that artificially rig up the prices when bulls or bears from cartels and try purchase and sell on very wide scale of influences. It is referred to as price rigging. ठीक है, तो प्राइस रिगिंग क्या है कि कुछ कार्टेल्स होते हैं वेयर एक आर्टिफिशियल सा, मतलब बोला नहीं जा सकता कि हाँ वो बढ़ने वाला है या फिर वो कम होने वाला है, बट दे क्रिएट अ मार्केट, दे क्रिएट अ सिनेरियो इन दिस वे कि वो चीज बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट आर द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इन्वेस्टर। अब हर कुछ सेबी तो करके हम लोग को प्लेट में सजा के नहीं देगा। देयर आर सर्टेन राइट्स एंड देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच वी आल्सो नीड टू फॉलो। ओके, सो सेबी क्या करता है, वो पब्लिश करता है सारा गाइडलाइंस लाइक रिलेटेड टू राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो एक इन्वेस्टर को रहता है, इन्वेस्टर ऑफ द शेयर्स को। नाउ दे आर बॉट इनटू इंफॉर्मेशन थ्रू व्हाट अ क्विक रेफरेंस गाइड फॉर इन्वेस्टर फॉर द बेनिफिट्स। क्या है,
राइट ऑफ इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स, एक इन्वेस्टर और शेयर होल्डर का क्या राइट है? टू रिसीव शेयर सर्टिफिकेट ऑन अलॉटमेंट ट्रांसफर एज द केस मे बी इन ड्यू टाइम। ठीक है, तो उन लोगों को क्या करता है कि टाइमली उन लोग को रिसीव कर लेना चाहिए अलॉटमेंट सर्टिफिकेट या फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट। टू रिसीव कॉपीज ऑफ एनुअल रिपोर्ट, बैलेंस शीट, पीएल अकाउंट, एवरीथिंग, ऑडिटर रिपोर्ट, हर इंफॉर्मेशन एक शेयर होल्डर को या फिर एक इन्वेस्टर के पास होना चाहिए। आप डिप्राइव नहीं कर सकते हो किसी को भी कि हम नहीं देंगे ये। नेक्स्ट, टू पार्टिसिपेट एंड वोट इन द जनरल मीटिंग ईदर पर्सनली और थ्रू प्रॉक्सीज। ठीक है, तो ये लोग क्या करेंगे कि ये लोग के पास राइट होता है कि ये लोग जनरल मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। टू रिसीव डिविडेंड्स इन ड्यू टाइम वंस अप्रूव्ड इन जनरल मीटिंग। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग डिविडेंड रिसीव कर सकता है ड्यू टाइम में, जो भी तुमको जनरल मीटिंग में बोला गया है, अप्रूव कराया गया है। टू रिसीव कॉर्पोरेट बेनिफिट्स लाइक राइट शेयर, बोनस शेयर एंड सो ऑन वंस अप्रूव। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, राइट शेयर, बोनस शेयर, ये सब चीज को क्या करते हैं, ये लोग रिसीव करने लगते हैं। टू अप्लाई टू कंपनी लॉ बोर्ड टू कॉल और डायरेक्ट द एनुअल जनरल मीटिंग, ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग जो कंपनी का जनरल मीटिंग होता है उसमें ये लोग कॉल और डायरेक्ट सब कर सकता है, अप्लाई कर सकता है फॉर दैट। टू इंस्पेक्ट द मिनट बुक ऑफ जनरल मीटिंग एंड रिसीव द कॉपीज, मतलब जनरल मीटिंग में जो भी एक मिनट बुक होता है कि क्या क्या है क्या नहीं है, सब कुछ वो लोग को मिल सकता है। लाइक दे आर सपोज टू गेट ऑल लाइक फुल इंफॉर्मेशन अगर वो लोग एक शेयर में भी इन्वेस्ट करता है। To proceed against the company by way of civil or criminal proceedings। ठीक है, proceeding सॉरी। तो यहाँ पे क्या है कि उन लोग मतलब कोई भी सिविल हो चाहे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हो, उन चीज को उन चीज के साथ आगे बढ़ सकता है। टू अप्लाई फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, वो अप्लाई कर सकता है कि नहीं ये कंपनी में घपला गोल है, झोल है या फिर डिविडेंड नहीं मिला जा रहा है, तो इस कंपनी को बंद कर दिया जाए। टू रिसीव, और ऐसे भी एनीवेज वी कंसिडर शेयर होल्डर्स एज द ओनर ऑफ द कंपनी, तो ऐसे ही नहीं बंद हो जाता है, शेयर मीटिंग बैठता है सब लोग के साथ तभी होता है, लेकिन उनके पास राइट होता है कि वो लोग फाइल कर सकते हैं। Now, apart from the above rights, as an individual, the shareholder also enjoys the following right, ये भी है। To requisition an extraordinary general meeting, वो लोग एक general meeting रख सकता है। To demand a poll on any resolution, poll rights वो लोग मांग सकता है। To apply company law board for relief in any case of oppression and mismanagement, कुछ भी अगर होता है, पकड़ लो कि किसी ने डिविडेंड नहीं दिया, कुछ मिसमैनेजमेंट हो गया, कोई लोग स्पेकुलेट ज्यादा कर रहे हैं, तो वो क्या करता है, वो CLB विच इज कंपनी लॉ बोर्ड के पास जाके केस कर सकता है। टू अप्लाई टू CLB टू इन्वेस्टिगेट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, अगर मेरे को लगता है कि इस कंपनी में झोल है तो हम बोल देंगे कि आप ये चीज में जाके इन्वेस्टिगेट करो। टू अब क्या है, एज डिबेंचर होल्डर आपके पास क्या क्या राइट है? टू रिसीव इंटरेस्ट रिडेम्पशन इन ड्यू टाइम, ये तो गारंटीड एनीवेज आपको मिलना ही है कि आपने अगर किसी कंपनी में डिबेंचर्स लेके रखा है तो आपको मतलब पैसा मिलेगा ही। टू रिसीव अ कॉपी ऑफ ट्रस्ट डीड ऑन रिक्वेस्ट, ट्रस्ट डीड भी मिल सकता है। टू अप्लाई फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी इफ दे फेल टू पे द डेट, अब अगर आपके पास पैसा नहीं है मेरे को देने के लिए, बंद कर दो कंपनी, तो मैं अप्लाई कर सकती हूँ इस चीज के लिए। टू अप्रोच द डिबेंचर ट्रस्टी विथ एनी ग्रीवियंसेस इफ देयर इज एनी। ठीक है, तो ये लोग क्या करेंगे कि ये लोग डिबेंचर का जो ट्रस्टीज है उसके बीच में अगर कोई ग्रीवियंसेस है या फिर कुछ है तो दे कैन सॉल्व। ठीक है, इट शुड बी नोटेड दैट द अबव मेंशन्ड राइट्स आर नॉट नेसेसरी एब्सोल्यूट, these rights are subjected to the roles of the company। अब different कंपनी के different है, ऐसा नहीं कि ये है तो ये करना ही है, नहीं। to remind information, अब और भी सेबी का गाइडलाइन के हिसाब से not only have rights but also responsibility, remind और information करते रहना चाहिए, हम लोग को बोलते रहना चाहिए। to be vigilant, हम लोग को शांत रहना चाहिए। then we need to take things lightly, और खुद भी उतना दिमाग होना चाहिए और समझ होना चाहिए कि उसको कैसे करना है। to participate और vote in general meeting में वोटिंग राइट्स आपको दिया जाता है, तब आप अच्छे से काम करो। और टू एक्सरसाइज राइट्स ऑन हिज और हर ओन और इन अ ग्रुप, तो आपका जो अपना जो भी राइट्स आपको दिया गया है वो सही तरीके से आप करो और उसको लेके आगे बढ़ो।
व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स फॉर सेटिंग अप ऑफ ग्रीवियंस रिड्रेसल, कि क्यों ये चीज बनाया गया है। द मेन एम है ताकि हमारा जो इन्वेस्टर है जितने भी कंप्लेंट किए उनको सोल्यूशन दिया जा सके। अब ऐसा थोड़ी होता है आप टीचर के पास जाते हो और बोलते हो कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, टीचर बोल देता है क्या ठीक है तो हम क्या करें, नहीं ना, ऐसे नहीं होता है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अगर आपको जो भी प्रॉब्लम है आप जा सकते हो और वो लोग सोल्यूशन देंगे। तो टू रिसीव रिटन कंप्लेंट्स फ्रॉम द इन्वेस्टर्स और मार्केट पार्टिसिपेंट, जो लोग भी होते हैं उनसे रिटन चीज में चाहिए होता है, कॉल पे बोल दो या फिर मैसेज कर, मतलब ऐसे नहीं, रिटन होना चाहिए, देयर मस्ट बी अ प्रूफ। टू कॉल अपॉन द डिफॉल्टर्स इन राइटिंग हु हैव फेल्ड टू रिड्रेस द ग्रीवियंस ऑफ द इन्वेस्टर्स, ठीक है। तो जो लोग भी हैं डिफॉल्टर्स या जिन्होंने पैसे नहीं दिए या जिनका पैसा नहीं लिया गया, उन लोग को बुलाते हैं वो लोग रिटर्न वे में, टू आस्क द अग्रीव्ड इन्वेस्टर टू अपीयर बिफोर द ग्रीवियंस सेल टू एक्सप्लेन देयर ग्रीवियंसेस। उन लोगों को बुलाया जाता है ताकि आप अपने आप को एक बार जस्टिफाई कर दो, आप अपने बारे में बताओ कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं और ये चीज क्यों हुआ और कैसे हुआ। टू एडवाइज द अग्रीव्ड इन्वेस्टर टू सेंड कंप्लेंट्स टू सेबी, ठीक है। तो जो अग्रीव्ड इन्वेस्टर है, ठीक है, वो अपना कंप्लेंट सेबी में भेज सकता है। टू अपील टू द सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल टू डील विद द इन्वेस्टर्स ग्रीवियंस, ठीक है। तो ये लोग मतलब सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल जो होते हैं, जिन लोग ये सब चीज को लेके काम करते हैं, बात करते हैं, लाइक द लॉ, उनके पास जा सकते हो। अगर कोई भी डिफॉल्टर फेल करता है एड्रेस करने में या फिर वैसा कुछ, टू चेक अनफेयर मीन्स फ्लॉरेंट एक्टिविटीज मैल प्रैक्टिसेस एंड अदर अनएथिकल एडवाइसेस ऑफ द स्टॉक मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। अगर कोई भी अनएथिकल चीज हो रहा है, कोई भी मतलब फ्लॉडरेंट प्रैक्टिस हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, मैल प्रैक्टिस हो रहा है, तो ये चीज के लिए भी आप अपील कर सकते हो। टू चेक मतलब हम लोग चेक भी कर सकते हैं और जो हमारा सेबी है वो भी करता ही है चेक, वॉचडॉग की तरह काम करता है। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, जो इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट है कि हाँ भाई मेरे को इतना टाइमली डिविडेंड मिलना चाहिए या फिर हमको ये मिलना चाहिए, ये चीज मेरे साथ नहीं हुआ, तो वो सब चीज को प्रोटेक्ट करके रखता है। टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द एक्टिविटीज ऑफ द स्टॉक मार्केट ऑपरेटर्स, जो स्टॉक मार्केट ऑपरेटर्स है उनका जो एक्टिविटीज है, जैसे कि वो लोग स्पेकुलेट नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं, तो ये सब चीज उन लोगों को दिमाग में रखना होगा, ठीक है। Now next is question number 16. What is price sensitive information? Price sensitive information मतलब क्या, ये word से मतलब चल रहा है कि हाँ this is very much क्या बोल सकते हैं, confidential है, ठीक है। तो प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मीन्स द इन्फॉर्मेशन विच रिलेट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू द कंपनी, ठीक है, कंपनी रिलेटेड रहता है, और एंड विच इफ पब्लिश्ड इज लाइकली टू मटेरियली अफेक्ट द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी। अगर आप इसको पब्लिश करते हो तो बेसिकली ऑब्वियसली कंपनी का प्राइस को अफेक्ट करेगा। पीरियोडिकल फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ द कंपनी, ये क्या करता है कि ये बताता है कि आपका मतलब क्वार्टरली हो जाए या फिर हाफ ईयरली हो जाए या एनुअली हो जाए कि आपका जो कंपनी का रिजल्ट है वो कैसा है, ठीक है। इंडेंटेड डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड बोथ इंटरिम एंड फाइनल। इंटरिम इज जो आप साल के बीच में देते हो, फाइनल डिविडेंड इज साल के एंड में जो देते हो, तो उस चीज का जो डिक्लेरेशन होता है वो भी इशू होता है। इशू ऑफ सिक्योरिटीज और बाईबैक सिक्योरिटीज, ठीक है, कि आपको इशू करना पड़ता है जो नॉर्मल सिक्योरिटीज होता है, और बाईबैक भी करते हो, ठीक है, कितने में कर रहे हो, क्या कर रहे हो। एनी मेजर एक्सपेंशन प्लान्स और एग्जीक्यूशन ऑफ न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है, तो ये सब है जिससे प्राइस ऊपर नीचे बढ़ सकता है, बहुत अफेक्ट करता है। डिस्पोजल ऑफ द होल अमेलगमेशन मर्जर या टेक ओवर होने वाला है कंपनी। डिस्पोजल ऑफ द होल सब्सटैंशियल पार्ट ऑफ द अंडरटेकिंग, ये लोग क्या करता है कि जो भी मतलब सब्सटैंशियल पार्ट होता है उस चीज को क्या करता है, पूरा डिस्पोज कर देता है, ठीक है। सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द पॉलिसी, अगर प्लान पॉलिसी ऑपरेशन कुछ भी कंपनी का चेंजेस आता है तो प्राइस ऊपर नीचे होता है। और एनी इन्फॉर्मेशन एज मे अफेक्ट द अर्निंग ऑफ द कंपनी, ठीक है, कोई भी इन्फॉर्मेशन जो चीज एक कंपनी का अर्निंग को अफेक्ट करेगा वो सब चीज इसके अंदर आएगा, ठीक है। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट। ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट का मतलब क्या है? इट मीन्स दैट सर्टेन ड्यू diligence certificate dated as on date herefore executed and delivered by the borrowers in favor of the collateral agents for the benefit of the credit parties and each other due diligence certificate which shall be substantially from form
of such due diligence certificate dated the date hereof or otherwise in the form of the substance reasonably accepted by the collateral agents. ठीक है, जो collateral agents होता है उसमें एक डेट दिया हुआ रहता है एंड दिस इज अ फॉर्म काइंड ऑफ थिंग. जो चीज हम लोग को दिमाग में रखते हुए करना होगा, ये किसको दिया जाता है, ये एक बोरोवर को दिया जाता है. ठीक है, और ये क्या करता है, दिस एक्ट एज अ गारंटर. ठीक है, कि कोलैटरल जो भी एजेंट जो भी बेनिफिट्स आने वाला है, क्रेडिट पार्टीज हो या कुछ भी हो, तो उन लोग को उनका डिलीवरी करने के लिए, उन लोग को आगे बढ़ने के लिए या जॉइंटर एग्रीमेंट हो, ठीक है, तो उस चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए ड्यू डिलीजेंस सर्टिफिकेट करता है. ठीक है, इट इज अ फॉर्म, उसमें डेट लिखा रहता है एंड एवरीथिंग विच एक्ट्स एज अ गारंटर. ठीक है, तो ये सेक्शन 6.12 का बात है जो क्रेडिट अग्रीमेंट के अंदर रहता है. ठीक है, तो ये ऑब्वियसली अमेंड तो हो गई ना हमारा जितने भी सेक्शंस और वो सब है, तो अदरवाइज मॉडिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये अपने हिसाब से क्रेडिट अग्रीमेंट के हिसाब से आप टाइम टू टाइम इसको चेंज कर सकते हो. ठीक है, तो दैट इज ऑल